हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम सेट्स एंड रिलेशंस करने वाले हैं। सेट्स एंड रिलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में कर लिया है। नहीं देखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि मैं हूँ यहाँ पर, तो आप ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए, देख लीजिए, सारा बेसिक समझ लीजिए। बेसिक समझने के बाद आप एक्सरसाइज खुद भी कर पाएंगे और आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज कर भी ली होगी। बस हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि आपने कितने आंसर सही करे होंगे, कितने गलत करे होंगे। तो मेरे आंसर के साथ साथ आप अपने आंसर मैच करते चलो। आंसर आपके सही हैं, दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे हो, सही प्रिपरेशन चल रही है। आंसर अगर सही नहीं है तो बेसिक्स को और एक बार ढंग से समझ लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज एक बार दोबारा करके देखेंगे। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज नॉट ए सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इनमें से कौन सा जो सेट नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट, जो सेट नहीं है। तो सेट की जो डेफिनेशन थी, सेट की डेफिनेशन में हमने क्या सीखा था कि अगर उस एलिमेंट्स को, जो भी आपको डिफाइन किया गया है, अगर हम उसके एलिमेंट्स को बनाने की कोशिश करें तो सबके एलिमेंट एक जैसे आने चाहिए। मतलब चाहे मैं उस सेट को बनाऊं, चाहे आप उस सेट को बनाएं, चाहे कोई थर्ड पर्सन बनाए, एलिमेंट कभी भी हमारे डिफरेंट नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तो वो सेट है, अगर एलिमेंट डिफरेंट हो गया, एक भी डिफरेंट हो गया, तो वो सेट नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के जितने भी बॉयज़ हैं, अब जितने भी बॉयज़ हैं, चाहे 10 है, चाहे 15 है, चाहे 20 है, चाहे सारे बॉयज़ हैं, तो आप उसको काउंट कर सकते हो। सबके नाम लिखना चाहो सबके नाम लिख सकते हो। तो यानी यहाँ पर जो लिस्ट है वो सबकी सेम रहेगी, कॉमन रहेगी। तो भाई पहले वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका सेट है। ठीक है, मतलब हमारा आंसर ये नहीं है। इसने पूछा है कि विच इज़ नॉट ए सेट, तो ये सेट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली मेड बाय द मुगल एम्परर अकबर। अकबर ने जितने भी मॉन्यूमेंट बनाए उन सब का कलेक्शन कर सकते हैं भाई, सबके नाम लिख सकते हैं उसने क्या क्या बनाया। ठीक है भाई, ये भी सेट है। सेट है मतलब मैं क्रॉस कर रहा हूं, मतलब आंसर नहीं है, सेट ये है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जितनी भी रिवर हैं सब आप सबके नाम लिख सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने कोई और रिवर लिखी, आप कोई और रिवर लिखोगे। दिल्ली में यमुना है तो है, ठीक है, ऐसे और भी जो नदियां हैं वो सारी हैं, तो उन सब का कलेक्शन आप करेंगे तो ये सेट बनेगा। मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड भाई सिंगर्स की तो भरमार है, सिंगर्स की तो भरमार है कि अगर आप पुराने एरा से देखो, भाई मेरा फेवरेट सिंगर है किशोर कुमार। ठीक है, आप लोगों का सिंगर क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि किसका कौन सा फेवरेट सिंगर है। और आजकल की जो जनरेशन है, कोई अरिजीत को पसंद करता है, कोई के को पसंद करता था, के जो अभी एक्सपायर हो गए। उसके अलावा और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे सबके अलग अलग चॉइसेस हैं, अलग अलग आपके टेस्ट हैं। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अगर एक लिस्ट बनाना चाहो मोस्ट टैलेंटेड सिंगर, तो भैया कोई लिस्ट नहीं बनेगी। ठीक है, मैं तो कहूँगा किशोर कुमार है, और मेरी एज के जो और होंगे वो कहेंगे नहीं जी मोहम्मद रफ़ी है, कोई तीसरा कहेगा नहीं जी मुकेश है। और आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने नाम लिखोगे, भाई ये सिंगर आपको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है मोस्ट टैलेंटेड का कि किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या उस आवाज़ में अच्छा लग रहा है। तो ये वाला जो हमारा आंसर है ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, इसलिए यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक तो निकल गया। अब देखो फिफ्थ में क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए गिवन डाटा। जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन, मीडियन, मोड, तो उन सबको आप कलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और भी इसके अलावा जो भी आप सेंट्रल टेंडेंसी है मतलब उस सब का आप कलेक्शन कर सकते हो। तो मीन, मीडियन, मोड को आप लिख सकते हो। तो ये भी हमारा सेट नहीं है, और मतलब सेट है, हमारा आंसर नहीं है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो हमारे पास सेट, दो आंसर इसके आ सकते हैं, मैक्सिमम दो भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, हो सकता है ना भी कोई आंसर हो, लेकिन जो भी होगा आंसर सबका एक जैसा ही तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने आंसर निकाल दिया मैंने आंसर नहीं निकाला। आंसर अगर होगा तो पॉसिबल है सब निकाल लेंगे, तो मतलब जो भी आंसर आएगा वो सबका एक जैसा आएगा। तो ये हमारा सेट नहीं है, सेट है, आंसर हमारा नहीं है। हमने टिक उस पर करा है जो सेट नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि विच इज़ नॉट ए सेट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, और तो कोई इसमें नहीं है। हाँ बस फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया हुआ है ए,
ए सेट ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, सी ये दिया हुआ है, कह रहा है इंसर्ट द करेक्ट सिंबल बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये दो बीच में हमारे पास जो खाली ऑप्शन है इसमें आपको सिंबल फिल करना है बिलोंग्स टू या डजंट बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि जिस एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एलिमेंट उस सेट के अंदर आता है या नहीं आता है। तो देखिए जो पहला क्या कह रहा है 4 फिर ब्लैंक दे रखा है, कहता है ए। तो 4 ए के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, देखो 4 ए के अंदर आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 3 और बी में बताना हमें जो एक्स बी क्या है यहाँ पर फैक्टर ऑफ 4। अब 4 का जो फैक्टर होता है यानी बी सेट हमारा क्या बनेगा, 4 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो बी इसके अंदर आ रहा है क्या, बी इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसमें क्या आएगा 3 डजंट बिलोंग्स टू बी। 9 सी के अंदर आ रहा है तो इसमें हम लिखेंगे सी 9 बिलोंग्स टू सी। 1 बिलोंग्स टू बी, 1 बी के अंदर आ रहा है। 3 सी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो लिख देंगे डजंट बिलोंग्स टू। यानी जो 5th पार्ट है और 2nd पार्ट है उसमें सिर्फ आएगा डजंट बिलोंग्स टू, बाकी सब में आएगा बिलोंग्स टू। 3rd क्वेश्चन में ए सेट आपको ये दिया हुआ है, देन राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ ए स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू मेंशन वाई। अगर ट्रू नहीं है तो आपको मेंशन करना है क्यों नहीं है। तो अगर 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए के अंदर आ रहा है तो ये ट्रू है। 5 9 बिलोंग्स टू ए, 5 भी आ रहा है 9 भी आ रहा है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। 8 डजंट बिलोंग्स टू ए, 8 ए के अंदर नहीं आ रहा तो भैया ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। 9 डजंट बिलोंग्स टू ए, पर 9 तो ए के अंदर आ रहा है, 9 ए के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। ये वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक थी भाई, जो 3rd पार्ट है इसका वो ठीक था, क्योंकि ये कह रहा है कि 8 सेट ए के अंदर नहीं आ रहा तो वो नहीं आ रहा है, तो यानी स्टेटमेंट हमारी ये ठीक है। 4th का आंसर गलत है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 बिलोंग्स टू ए, अब 3 यहाँ पर क्या कर दिया इसने, ब्रेसेस लगा दिए। ब्रेसेस लगाने का मतलब है 3 यहाँ पर एज ए सेट है, तो सेट किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पर थ्री एज ए एलिमेंट आपको ऐसे नहीं दिया हुआ, 3 खाली 3 लिखा हुआ है। अगर इसके अंदर 3 मतलब ब्रेसेस के अंदर 3 ऑलरेडी ऐसे होता तो ये ठीक होता, लेकिन अभी ऐसे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 सबसेट होना चाहिए था, तब ये ठीक होता, अभी ये गलत है। 5 7 बिलोंग्स टू ए, 5 और 7 आ रहा है, 5 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। यानी हमारे पास जो स्टेटमेंट 4th और 5th थी वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 4th और 5th। और जो 6th स्टेटमेंट है 5 7 बिलोंग्स टू ए, 5 और 7 तो इसमें आ रहा है। थोड़ी बुक में जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर बुक में यहाँ पर ब्रेसेस लगा के दिया हुआ है, मैंने जब टाइप करा हुआ ब्रेसेस छोड़ दिया, तो अगर ब्रेसेस यहाँ पर लगा के दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट होगी तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। ब्रेसेस लगा कर लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th। तो 4th क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर कहता है यूज द रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहला एलिमेंट क्या कहता है, कहता है द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50। आपको यहाँ पर नंबर्स लिखने जो कि 6 के मल्टीपल है। काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर लिखने हैं आपको जो कि 6 के मल्टीपल हैं और 50 से छोटे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक तो ब्रेसेस लगाएंगे आप सेट्स बनाने के लिए। सबसे पहला तो 6 खुद ही आ जाएगा, 6 खुद को डिवाइड करेगा ना, तो 6 का मल्टीपल हुआ नहीं हुआ। 6 के बाद मतलब 6 की टेबल लिख दो उठा के बस, 6 12 18 24 30 36 42 और 48। लेस देन 50 लिखने तो बस यहीं तक आपको लिखना है 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। सेकंड पे चलते हैं, कहता है द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1, न्यूमरेटर तो 1 होगा, एंड हुज डिनोमिनेटर इज ए काउंटिंग नंबर लेस देन 10। अब डिनोमिनेटर काउंटिंग नंबर होना चाहिए लेकिन लेस देन 10 होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 by 1। 1 by 1 आपको सिंपली 1 भी लिख सकते हो। उसके बाद काउंटिंग नंबर क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है इसलिए लिखना पड़ेगा ये, फिर 2 1 by 3। सबका जो न्यूमरेटर है 1 ही रखना है, बट डिनोमिनेटर आपको काउंटिंग नंबर्स तक लेके चलना है लेकिन लेस देन 10 तक। तो ये नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर आ जाएंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि x बिलोंग्स टू n, n मतलब वही नेचुरल नंबर, एंड x इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 84। 84 के प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करने हैं।
तो प्राइम नंबर सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है 2 से, तो क्या 2 से ये डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो पहला तो आ गया 2। उसके बाद देखिए 3 प्राइम नंबर होता है, 3 से ही डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर उसके बाद हम देखें तो अगला प्राइम नंबर आता है 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब 7 के बाद प्राइम नंबर आएगा 11, तो 11 से तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ से प्राइम फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। ये 3 ही आपके पास आंसर आएंगे, 2, 3 और 7। तो फोर्थ पार्ट में कहता है यहाँ पर द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 8। तो -4 और 8 के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो लिखने हैं। तो जैसे आपके पास ये नंबर लाइन आ गई, तो यहाँ -4 है और यहाँ पर +8 है। तो इसके बीच में जितने भी ऑड इंटीजर हैं, तो -4 से पहले इधर -3 भी आएगा, फिर -1 भी आएगा। सिर्फ आपको ऑड लिखने, बीच में -2 भी आ रहा है वो नहीं लिखना, आपको लिखना है -3, फिर -1, फिर +1, उसके बाद आ गया 3, फिर 5 और 7। बस आपको ये लिखने, क्योंकि सिर्फ आपको ऑड उसने पूछे हैं बस। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है इसने, कितने 9th पार्ट है इसमें? नहीं, ज़्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर अगली स्लाइड में करेंगे। फिफ्थ पार्ट में कहता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x फॉर विच x + 6 इज लेस देन 10। यानी x के अंदर अगर हम 6 प्लस करेंगे तो आंसर 10 से छोटा आना चाहिए। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे लिखने हैं आपको। ठीक है, ये कंडीशन को फॉलो करना है। अगर मैं नेचुरल नंबर लिखता हूँ 1 और 1 के अंदर मैं 6 को ऐड करता हूँ तो 7 आया, 7 10 से छोटा है। तो ठीक है, ये ले सकते हैं। 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 + 6 8 आएगा। 3 भी ले सकते हैं, 3 + 6 9 आएगा। 4 ले सकते हैं क्या? 4 + 6 करेंगे तो 10 के इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं ओनली लेस देन 10। तो लेस देन 10 का मतलब आपको वो नहीं लेना है, आपको सिर्फ 3 तक लेना है। 6 में कहता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच x + 6 इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पर आपको ग्रेटर देन 10 करना है। इंटीजर्स लेने सारे के सारे जिसका सम 10 से बड़ा आ जाए 6 के साथ ऐड करने के बाद। तो इसमें आप देखो, आप लोगे सबसे पहले यहाँ पर ग्रेटर देन 10 आएगा, तो 4 + 6 करेंगे तो 10 आ गया, लेकिन हमें ग्रेटर देन 10 चाहिए, तो मतलब 5 से स्टार्ट होगा। 5, 6, 7 इस तरह से करते करते बहुत सारे नंबर होंगे। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आर फ्रॉम विच x + 6 इज लेस देन 10। इसमें आपको इंटीजर्स लेने जो 6 से छोटे हैं। 6 से छोटे इंटीजर्स अगर आप x में अगर 6 को ऐड करोगे तो 10 से छोटे आने चाहिए। तो अब ये जो इंटीजर है, देखो ये भी इंटीजर थे, लेकिन ये सिर्फ नेचुरल नंबर तक थे। इससे इधर भी आपको जाना है। इससे इधर भी जाने का मतलब है कि 3 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 0 भी, -1 भी, ऐसे बहुत सारे नंबर है नेगेटिव इन्फिनिटी तक, जिनका सम आप करोगे इसके साथ तो वो 10 से छोटा ही आएगा। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फॉर विच 60/x इज ए नेचुरल नंबर। मतलब 60 को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो वो नेचुरल नंबर आए, यानी 60 से पूरा 60 जो है पूरा डिवाइड हो जाए। अब 60 पूरा डिवाइड किससे होगा? 61 से डिवाइड हो जाएगा, 62 से डिवाइड हो जाएगा, 63 से भी डिवाइड हो जाएगा, 64 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 12 से हो जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से हो जाएगा, 20 के बाद फिर ये 30 से होगा और 30 के बाद ये 60 से हो जाएगा। तो ये सारे नंबर लिखने हैं आपको, कोई नंबर मिस ना हो गया वो चेक कर लेना एक बार। 9th में कहता है कि भाई x बिलोंग्स टू i, i मतलब इंटीजर, -1/2 से लेकर 9/2 तक। x की वैल्यू -1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। -1/2 का मतलब हो गया -0.5 और 9/2 का मतलब हो गया 4.5। तो इन दोनों के बीच में आपको सिर्फ इंटीजर्स लिखने हैं। तो इसके बीच में इंटीजर 0 आ सकता है, 1, 2, 3, 4, बस ये 5 इंटीजर इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं बड़े आराम से आप कर सकते हो। उसमें अगर किसी पार्ट में आपको दिक्कत आए तो मुझे बताना। ये जो स्क्वायर वाला है इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम, जो 12th पार्ट है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि ये x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर होना चाहिए और स्क्वायर करने पर 16 से छोटा आना चाहिए।
तो इंटीजर जो होंगे, जो जिनका स्क्वायर करोगे आप 16 से छोटा है, तो कौन कौन से होंगे? एक तो सबसे पहले आप ले लो 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, 16 से छोटा होगा। 1 ले लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं, 3 भी ले लेते हैं, 4 नहीं लेना, क्योंकि 4 लेंगे तो 16 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा ओनली लेस देन। तो ये इंटीजर हो गए, और इनके नेगेटिव भी ले सकते हो, -1, -2 और -3, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे तो वो तो प्लस ही हो जाएगा ना। तो ये आपके पास इंटीजर आ जाएंगे पार्ट नंबर 12 में। उसके बाद देखिए जो वर्ड ये कह रहा है कि टिग्नोमेट्री है। अब टिग्नोमेट्री में जो जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो सारे आपको लिखने हैं। तो ये हमें पता है सेट्स के अंदर हम एलिमेंट जो होता है वो रिपीट नहीं करते हैं। तो एक बार टी आ गया, फिर आर, कॉमा लगा के अलग करते जाओ, जी ओ एन, ओ दोबारा आ रहा है मत लिखो, एम ई टी आ गया, एक बार आर भी आ गया पहले, और वाई। भाई ये सारे एलिमेंट आगे रिपीट करके आपको नहीं लिखना है। उसके बाद के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप बड़े इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अब आप लिखते हैं इसको, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इन द बिल्डर फॉर्म नहीं, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप लिखोगे इसको, सबसे पहला क्या है? सबसे पहले में देखो, अब आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कि इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी आपको दी जा रही है। यहाँ पर कह रहा है 1, 3, 5, 7, मतलब ये सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर लेकिन कहाँ तक है? लेस देन 14 आप लिख सकते हो। तो आप लिखो ऐसे भाई x, फिर x को रिप्रेजेंट करो, क्या है? x इज एन ऑड नंबर लेस देन 14, या आप ऐसे लिख सकते हो लेस देन और इक्वल्स टू 13, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या आ रहा है? इवन नंबर, तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? x इज एन इवन नंबर। अब इसमें आपको लेस ग्रेटर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर, सारे इवन नंबर हैं, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 4, 6, 8, यानी सब सारे के सारे इवन नंबर हैं, ठीक है। अब ये कहाँ तक है? बहुत सारे नंबर है। इवन के साथ आप एक नेचुरल वर्ड और लगा दो, उसमें 0 नहीं आएगा और नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद से जितने भी इवन नंबर है वो सारे लिखने हैं। यहाँ पर देखो 3, 6, 9, 12, 15, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 3 की टेबल है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ये 3 का मल्टीपल है, या फिर आप इसको और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? आप लिखो यानी x इक्वल्स टू यहाँ पर 3n, जो भी 3 का मल्टीपल होगा 3n लिख दो, 5 का मल्टीपल होगा 5n लिख दो। अब यहाँ पर n को आप शो करोगे, n क्या है? n एक तो नेचुरल नंबर लेना आपको, और दूसरी चीज़ क्या है? n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 5 जा 15 हो जाएगा। 5 से ज़्यादा चलेगे तो क्या हो? सेट्स के बाहर चले जाओगे, तो इसलिए वो नहीं लेना आपको, तो ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये देखो 2 का मल्टीपल नहीं बन रहा, क्योंकि 2 का मल्टीपल होता तो 2, 4, फिर उसके बाद 6 होता, लेकिन यहाँ 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर 2 की पावर बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो? x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। और n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। कहाँ तक लेना है? 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 आता है, तो n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 6। तो इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो अगला वाला पार्ट है वो भी 5 की पावर में आ जाएगा, तो उसको आप लिख सकते हो ऐसे ही। इसके बाद देखिए जो पार्ट नंबर 8 थे आपके पास, इसको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। 8 पार्ट में ये आपको दिया हुआ है x। अब यहाँ पर देखो ऊपर 1 है, नीचे उससे एक नंबर ज़्यादा है, फिर 2/3, 3/4, 4/5। हर बार क्या हो रहा है कि ऊपर जो आप नंबर ले रहे हो उससे एक नंबर नीचे एक्स्ट्रा होता जा रहा है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x इक्वल्स टू n/n+1। अब ये n क्या है? n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब n नेचुरल नंबर है। कहाँ तक है? अनलिमिटेड है, क्योंकि डॉट 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 लगा हुआ है, तो सारे नेचुरल नंबर है। तो जो वैल्यू आप ऊपर ले हुए, यहाँ पर लोगे 1 तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर लेंगे 2 तो नीचे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नंबर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या था? फाइंड द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब कितने एलिमेंट है इसके अंदर। तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर? यहाँ खाली है, देखो ब्रेसेस लगा हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर है 0। इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसके अंदर 0 लिखा हुआ है। 0 लिखा होने का मतलब ये नहीं कि 0 हो गया, 0 यहाँ पर एज ए एलिमेंट है।
तो इसका कार्डिनल नंबर 1 हो गया, इसका कार्डिनल नंबर 1, फिर 2 2 को आपको एक ही बार काउंट करना है, इस 1 1 को आपको एक ही बार काउंट करना है, तो कार्डिनल नंबर 5 नहीं आएगा, कार्डिनल नंबर आएगा इसका 3, क्योंकि 3 डिफरेंट एलिमेंट है। सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंदर कितने लेटर है, रिपीट वाले नहीं लेने आपको। देखो पी हो गया 1 2 3 4 5, आई रिपीट हो रहा है छोड़ दो, पी रिपीट हो रहा है छोड़ दो, ए और फिर एल, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 आ गए। द सेट ऑफ ऑल द वोवल्स, इसके अंदर वोवल्स कितने आ रहे हैं, एक आई आ रहा है और तो कोई नहीं आ रहा, आई रिपीट हो रहा है और एक ए आ रहा है, तो 2 वोवल्स आ रहे हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी आपको कार्डिनल नंबर ही फाइंड करने। राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए वेयर सेट ए इज दिस। एक्स क्या है यहाँ पर, 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट इज 8। 2 डिजिट के नंबर आपको लिखने हैं जिनकी डिजिट का सम 8 आए, तो पहले आप यहाँ पर ना इसको रोस्टर फॉर्म में कर लो। 2 डिजिट के नंबर जिसका सम 8 आ जाए तो कौन सा हो सकता है, अगर हम लेंगे 17 तो इसका सम 8 आएगा डिजिट का, 26 35 44 53 62 71 और 80, तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्डिनल नंबर इसका कितना आ गया 8। तो पहले आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद कार्डिनल नंबर उसका लिख देना है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर बताना है, राइट द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर x फॉर विच 30/x इज ए नेचुरल नंबर। तो आपको 30 के यहाँ पर सारे के सारे डिवाइजर लिख लेने, कितने डिवाइजर आएंगे वो उसका कार्डिनल नंबर बन जाएगा, जैसे पीछे हमने किया था 60/x वाला। तो सेम यहाँ पर चंडीगढ़ में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो काउंट करके आप बता देंगे इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो यहाँ पर कह रहा है 37 बिलोंग्स टू x हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर। अब जब 37 है, 37 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के 2 ही एग्जैक्टली फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर जो ये वर्ड दे रहा है कि हैड एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर, मतलब ये कह रहा है कि ये सेट जो है प्राइम नंबर का है। और 37 क्या होता है, ये भी तो प्राइम होता है, तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इस सेट के अंदर आना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है कि भाई नहीं आ रहा, नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। 35 बिलोंग्स टू x एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। क्या 35 के 4 फैक्टर बनेंगे, बना के देखो। 35 का फैक्टर बनेगा एक तो 1, एक बनेगा 5, एक बनेगा 7 और एक खुद बनेगा 35, तो 4 ही तो फैक्टर बन रहे हैं। और ये कह रहा है कि हाँ ये इसको बिलोंग करेगा, ऐसे नंबर जिनके 4 फैक्टर हैं तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है 496 बिलोंग्स टू द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y, मतलब इसके जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं उन सब का आप सम करोगे तो ये 2y के बराबर होगा। 2y मतलब इसका डबल, तो इसका डबल कितना आ रहा है 496 का अगर हम डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, यानी इसके जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स आएंगे उन सब का सम इतना आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बिलोंग करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके फैक्टर देखो अब क्या क्या बनेंगे। अब फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक फैक्टर तो 1 आ गया, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये फैक्टर आ गया, और किससे डिवाइड होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा क्या 9 प्लस में 6 15, 15 प्लस 4 19, मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके ऐसा करते हैं हम वो बना लेते हैं एलसीएम टेबल, उससे आसानी से पता चल जाएगा किस किस से डिवाइड होगा। तो 496 के हमने फैक्टर बनाए, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, तो 1 भी आ गया हमारे पास, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो 6 कहीं से मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, 5 कहीं से मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 आ गया, 8 से डिवाइड होगा। और आप देखो कि आप 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 ये नंबर कहीं से भी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं बन रहे। 16 आ रहा है क्योंकि इन सबको आप ऐड करोगे, 17 18 19 20 21 ये सब कोई नंबर नहीं बनेगा बीच का, मेरे ख्याल सीधा बनेगा 31।
फिर भी बार चेक कर लेना कहीं और ना हो। 31 के बाद 62 हो जाएगा, और 62 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124, 248, 496, ये सारे इसके फैक्टर आ गए। अब इनका सम देखो, इनका सम आपके पास आ रहा है क्या 992। तो यहाँ से देखो 6 + 8 14, 14 + 4 18, 18 और 2 20, 21, 27, 27 प्लस में 8 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42, 42 का आ गया 2, आपके पास बचा 4। तो 4 + 9 13, 13 + 4 17, 17 और 2 19, 19 + 6 25, 28, 29, 29 का 9 बचा 2, तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो सम आ गया आपके पास 992 के बराबर, मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। कह रहा है 3 बिलोंग्स टू दिस, 3 इसको नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है। अब ये पता लगाने के लिए आप इसके फैक्टर करने के चक्कर में मत पड़ना, आप 3 को यहाँ पर पुट कर दो x की जगह। अगर ये जिसके 0 के बराबर आ गया तो ये इसको बिलोंग करना चाहिए था, अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो बिलोंग नहीं करेगा। तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर आएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81। यहाँ करोगे आप 3 की पावर 3 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई 135, यहाँ जाएगा 9, 9 2 जा 18, यहाँ आ गया 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और यहाँ आ गया 6। अब देखो जो नेगेटिव वाले नंबर है वो ये और ये, इतने बड़े नंबर नेगेटिव में है, पॉजिटिव वाले नंबर छोटे हैं, तो ये 0 के बराबर तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ भी ये भी कह रहा है कि भाई ये 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। जो आप काउंट कर सकते हो फाइनाइट, जो आप काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। तो यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू लेस देन 5, इंटीजर है। अब लेस देन 5 का मतलब है कि आप 4 3 2 1 इतना ही नहीं होगा, 0 भी ले सकते हो, -1 -2 -3 बहुत सारे ले सकते हो ना। तो ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, पहले वाले का आंसर इनफाइनाइट। यहाँ पर कह रहा है डिविजिबल बाय 4 और 9। x एक होल नंबर है और x जो है किस किस से डिविजिबल होना चाहिए, 4 और 9 से। यानी 4 और 9 के डिविजिबल आप करोगे तो पहला नंबर आएगा आपका 36, जो 4 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए। 36 के बाद 72, 72 के बाद फिर आप उसमें आगे और मल्टीप्लाई करते जाओगे, 36 उसमें ऐड करते जाओ तो बहुत सारे नंबर आते जाएंगे। तो ये भी आपका इन्फिनाइट आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े प्राइम नंबर। अब 2 से बड़े प्राइम नंबर तो कोई होते ही नहीं है, इवन प्राइम नंबर कोई होते ही नहीं है। इवन प्राइम तो खुद 2 होता है, तो उससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो ये आएगा नल सेट। नल सेट का मतलब हो गया इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये फाइनाइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं फैक्टर ऑफ 84। ये भी लिमिटेड होंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई इससे बड़े भी नंबर आएंगे वो इसके फैक्टर बनेंगे, नहीं। तो ये भी आपके पास फाइनाइट बनेगा। 2 डिजिट नंबर सम ऑफ हुज डिजिट इज 12, ये भी फाइनाइट होंगे क्योंकि 2 डिजिट के नंबर आपको लेने, जितने भी आएंगे 2 डिजिट के लेने बस, तो ये भी फाइनाइट है। यहाँ पर कह रहा है 3x - 7 लेस देन 18। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ अगर, तो ये कैसे बनेगा, 3x लेस देन इक्वल्स टू 15। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 5। इसको काटने के बाद यहाँ पर आएगा 5। तो ये कह रहा है x की वैल्यू 5 से छोटी है या इसके बराबर है, लेकिन ये है क्या, होल नंबर है। तो 5 से छोटे होल नंबर कहाँ तक जा सकते हैं, 5 4 3 2 1 0, 0 से नीचे नहीं जा सकते आप। तो यानी इसमें होल नंबर हम काउंट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी फाइनाइट है। यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया हुआ है और इससे छोटे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आप नीचे जाते जाते सिर्फ 1 तक जा सकते हो, उससे नीचे जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर भी आप काउंट कर पा रहे हो, तो ये भी फाइनाइट हो गया। लेकिन यहाँ इंटीजर कह रहा है, इंटीजर तो बहुत सारे हो जाएंगे, इंटीजर बहुत सारे हो जाएंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। और यहाँ पर भी कह रहा है n की वैल्यू जो लेस देन इक्वल्स टू 10 है, और n जो है होल नंबर है, होल नंबर है इसलिए ये फाइनाइट है। अगर यहाँ पर और कुछ होता, मतलब इंटीजर होता, तो ये इनफाइनाइट हो जाता। अगर होल नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, तो ये फाइनाइट होगा। तो ये आपका फाइनाइट है, ठीक है। तो पहले वाला क्या हुआ हमारा, इनफाइनाइट, दूसरे वाला इनफाइनाइट, तीसरे वाला फाइनाइट, चौथे वाला फाइनाइट, पाँचवें वाला भी फाइनाइट, और जो छठा है वो भी फाइनाइट, सातवां भी फाइनाइट, आठवां इनफाइनाइट,
और 9th फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर मैच द कॉलम, ठीक है, कॉलम कॉलम खेलना है, मैचिंग खेलना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है 1 2 3 6 12। अब यहाँ पर देखो ये किसके साथ मैच कर सकता है, या जो आपको आसान दिख रहा है पहले वो ले लो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पर ये ट्यूसडे थर्सडे, कोई नंबर का पंगा ही नहीं है। तो ट्यूसडे थर्सडे किस में आएगा, इज़ ए डे ऑफ द वीक बिगिनिंग विद द टी, तो ये वाला इसके साथ मैच करेगा। यहाँ पर लिखा 1 के लिए क्या आएगा, यहाँ पर 1x इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, ठीक है। जो आपको आसानी से पता चल जाए पहले वो करते जाओ। फिर क्या है उसके बाद, अगर अब देखें 1 2 3 6 12, तो ये क्या है यहाँ पर देखो ये प्राइम नंबर तो है नहीं क्योंकि इसके अंदर 1 भी आ रहा है। और फैक्टर ऑफ 12 क्या हो सकता है, ये सारे के सारे नंबर हैं जिससे आप 12 को डिवाइड कर सकते हो, तो इसका कॉलम, इसका मैच यहाँ पर आ गया। 2 3 5 क्या है, ये प्राइम नंबर है जो कि सारे 7 से छोटे हैं, तो इसका मैच ये आ गया। तो बच गया क्या हमारे पास, ये फोर्थ का मैच क्या बन गया हमारा, बी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होगी। इसके अंदर अभी क्वेश्चन और तो नहीं है, नहीं। तो ये एक्सरसाइज हमारी 5.1 थी जो हमने यहाँ फिनिश करी। आई होप आपको सारी समझ में आ गई होगी कैसे आपको करने हैं क्वेश्चंस। और वीडियोस का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को बच्चों शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अप्लाइड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो कंटेंट गोल्ड क्लासेस पर सारा अवेलेबल है, आप लोग भी देख रहे हैं, तो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा हो। तो कोशिश करें कि आप सभी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको पसंद आते हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी मुझे रीज़न के साथ ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।